नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका टीवी 27 न्यूज में। हरियाणा का दंगल लेकर मैं पूजा झा हाजिर हूं आपके साथ। आज हम बात करेंगे करनाल उपचुनाव की। लोकसभा चुनाव होने में अब कुछ ही दिन बाकी रह गए हैं। हरियाणा में इसी साल विधानसभा के चुनाव भी होने हैं, साथ ही साथ करनाल विधानसभा सीट पर उपचुनाव भी होना है। हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी यहां से बीजेपी के उम्मीदवार हैं। इस उपचुनाव को रद्द करने को लेकर पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट में एक याचिका दायर की गई थी, लेकिन मामले में लगी 2 याचिकाओं में से एक याचिका आज खारिज हो गई। दरअसल पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट में याचिका लगाई गई थी कि करनाल का उपचुनाव नहीं कराया जा सकता, क्योंकि सामान्य चुनाव में 1 साल से कम समय का वक्त बचा हुआ है। ऐसे में चुनाव करवाना नियमों के खिलाफ है। कोर्ट ने सुनवाई करते हुए याचिकाकर्ता की याचिका को खारिज कर करनाल उपचुनाव को रोकने से मना कर दिया। बता दें, मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी भाजपा से यहां के उम्मीदवार हैं। ये सीट पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल के इस्तीफे के बाद खाली हुई थी। अब सवाल यह है कि 11 सितंबर तक नायब सिंह सैनी विधायक नहीं बने तो पूरे मंत्रिमंडल को हटाना राजनीतिक मजबूरी होगा। करनाल विधानसभा सीट पर नायब सिंह सैनी के चुनाव नहीं जीतने की स्थिति में राष्ट्रपति शासन लगेगा। करनाल विधानसभा सीट पर 25 मई को उपचुनाव होना है। ऐसे में मुख्यमंत्री कैसे इस सीट पर जीत दर्ज कर इस सीट को बीजेपी की झोली में डालने का काम करते हैं। अगर नायब सिंह सैनी चुनाव जीतते हैं तो हरियाणा में उनकी सरकार बची रह सकती है, अन्यथा पूरे मंत्रिमंडल को बर्खास्त किया जा सकता है। यहां पर राष्ट्रपति शासन लग सकता है। तो हरियाणा में करनाल में उपचुनाव होने हैं। तो इसी पर आज चर्चा करेंगे कि आखिर करनाल में उपचुनाव होने से कांग्रेस को आपत्ति क्यों है, जो हरियाणा और पंजाब हाईकोर्ट में याचिका लगाई गई थी। हालांकि 2 याचिकाओं में से एक याचिका को खारिज कर दिया गया है, जिसके बाद उपचुनाव का जो रास्ता है करनाल में वो साफ हो गया है। हमारे साथ हमारे मेहमान भी जुड़ गए हैं। बीजेपी से हमारे साथ राम राजेश शर्मा जुड़ गए हैं, बीजेपी प्रवक्ता हैं, और साथ ही साथ शैलजा भाटिया हमारे साथ जुड़ गई हैं, जेजेपी प्रवक्ता हैं। शैलजा, भी चर्चा की शुरुआत मैं आपसे करूंगी। करनाल में अगर उपचुनाव होते हैं तो इसमें आपत्ति क्यों है? आपने हाईकोर्ट में याचिका लगाई जिसको खारिज कर दिया गया है। आपत्ति क्या है करनाल में उपचुनाव होने से आपको? बहुत बहुत नमस्कार जी। जो करनाल में जो उपचुनाव हो रहे हैं, जहां के हमारे जो प्रत्याशी हैं नायब सिंह सैनी जी जो हैं, तो अगर आप देखें कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के सेक्शन 151A के अंतर्गत जो आपका चुनाव है, जो उपचुनाव है, उसको जैसे ही वहां पे वैकेंसी होती है, वेकेंट होती है सीट, तो इलेक्शन कमीशन को वहां चुनाव कराना है। अगर जो जनरल इलेक्शन या जो स्टेट इलेक्शन है उसका टर्म 1 साल से कम हो। पर यहाँ पे हमें भी पता है कि जनरल इलेक्शन जो है वो हो रहे हैं, और स्टेट का जो हमारा जो हरियाणा का टर्म है वो 4 नवंबर को खत्म हो जाता है। तो ऐसे में हमारे पास 1 साल से कम समय लगा है। तो इस बेसिस पे हम कहते हैं कि यहाँ पे उपचुनाव जो है वो होना ठीक नहीं है। और ऐसा ही सिमिलर एग्जाम्पल अगर हम ले तो महाराष्ट्र में भी हुआ था, जहाँ पे हाईकोर्ट ने जो इस चीज को इलेक्शन जो था उसको स्क्वॉश कर दिया था इसी बेसिस पे, क्योंकि वहां पे भी जो टर्म था वो 1 साल से कम रह गया था। तो इसी बेसिस पे हम लोग हमारा कहना है कि यहाँ पे उपचुनाव जो है वो करनाल पे अभी इस टाइम पर नहीं होना चाहिए। लेकिन बीजेपी के लिए भी तो उपचुनाव कराना जरूरी है। अगर 6 महीने के अंदर विधानसभा के सदस्य नायब सिंह सैनी नहीं बनते हैं तो मंत्रिमंडल बर्खास्त हो जाएगा। तो ऐसे में उपचुनाव तो उनके लिए बड़ा जरूरी है सत्ता में बने रहने के लिए। जी हाँ, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। तो इसका तो ये जो जब नोटिफिकेशन आया था तो उस टाइम पर भी जब नायब सिंह सैनी जी का किसी को पता भी नहीं था कि वो जो भी हैं चीफ मिनिस्टर बनेंगे, तो ये उस टाइम पर ये इलेक्शन कमीशन का कहना कि अभी क्योंकि मंत्री हैं इसलिए होना चाहिए। तो अगर हम कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से चलें तो कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से ये बनता ही नहीं है कि यहाँ पे जो है उपचुनाव होने चाहिए। इसकी जहां तक इम्प्लीकेशंस होंगे वो इस चीज का तो पहले से ही बीजेपी को पता था। तो ये सब चीजें जो है ऐसा तो है नहीं कि अचानक हुई हैं, तो इसका पहले तो सभी को पता होता है। लेकिन अभी कोर्ट में आपकी याचिका, यानी सुने ना, आपकी याचिका खारिज कर दी गई है, इससे आप सहमत हैं? कोर्ट के अब फैसले का आप स्वागत करेंगे कि वहां पर उपचुनाव का जो रास्ता है वो साफ हो गया है। हालांकि अभी एक पर जजमेंट आना बाकी है, एक याचिका अभी भी कोर्ट में है, उस पर फैसला सुरक्षित रखा गया है। जी
तो हम इंतजार करेंगे कि हाई कोर्ट जो दूसरा है फैसला वो क्या आता है। जो भी हाई कोर्ट का होगा फैसला, उसके हिसाब से हम जो भी है आगे फिर डिसीजन लेंगे जी, जो भी दूसरा फैसला आएगा। राम राजी जी, मैं आपसे जानना चाहूंगी, आप पर वैसे भी आरोप लगते हैं कि संविधान को आप खत्म कर रहे हैं, लोकतंत्र की आप लोग हत्या कर रहे हैं। ऐसे में अब आपके सहयोगी पार्टी ही आपके इन चीजों पर सवाल उठाएंगे तो कैसे काम चलेगा? करनाल में उपचुनाव होना क्या इतना जरूरी है? क्योंकि 6 महीने बाद विधानसभा चुनाव भी है, तो ऐसे में उपचुनाव करवाने की इतनी जल्दबाजी क्यों है? देखो, मैं आपको बता दूं, विश्व के सबसे लोकप्रिय एवं ताकतवर प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की अगुवाई में हमारा देश बहुत आगे बढ़ रहा है। चाहे रक्षा के क्षेत्र में हम आत्मनिर्भर हो गए हैं, चाहे आर्थिक क्षेत्र में हम विश्व की सबसे 5वीं शक्ति बनने जा रहे हैं, चाहे चंद्रयान चांद पे बहुत ऐतिहासिक कदम है, चांद पे चला गया है, और G20 का बहुत सफल आयोजन अभी हुआ है, और विदेशों में, जिससे विदेशों में हमारी धाक बढ़ी है और हमारा व्यापार बढ़ेगा। और अभी जैसे हमने सपने में भी नहीं सोचा था अयोध्या धाम में एक भव्य ऐतिहासिक राम मंदिर का निर्माण होगा। राम राजी जी, मैं करनाल उपचुनाव की बात कर रही हूँ, आप कहाँ बात कर रहे हैं? मैं उसी पर आ रहा हूँ। धारा 370 और 35 से जम्मू कश्मीर से हटेगी। अभी हाल ही में जिन राज्यों में चुनाव हुए थे, वहाँ देवतुल्य जनता जनार्दन ने देवतुल्य प्रधानमंत्री मोदी जी की गारंटी के ऊपर मोहर लगाई थी, और अब सुनामी का रूप ले चुकी है। आप एक करनाल उपचुनाव की बात कर रहे हैं, अब इनको हजम नहीं हो रहा। गरीब का बच्चा, किसान का बच्चा, मजदूर का बच्चा बिना खर्ची बिना पर्ची के मेरिट के आधार पर नौकरी लग रहा है। ये अपने आप में एक गौरव की बात है। मनोहर है तो मुमकिन है, मनोहर लाल जी ने सिद्ध किया है। अब मुख्यमंत्री जी आ गए हैं, ये अपना नायब सैनी जी, जहां जहां ये जाते हैं एक बड़ा जन सैलाब इनको आशीर्वाद देने के लिए, इनसे मिलने के लिए जन सैलाब उमड़ रहा है। ये युवाओं के हृदय सम्राट हैं, प्रेरणा स्रोत हैं, बहुत ही मिलनसार है, मृदुभाषी है। शर्मा जी, मैं ये जानना चाह रही हूँ कि उपचुनाव की जल्दबाजी क्यों है? 1 साल से भी कम वक्त है, और 6 महीने बाद तो विधानसभा चुनाव है, उससे पहले लोकसभा चुनाव है। ऐसे में करनाल उपचुनाव अगर ना भी होते तो चल जाता ना आपके लिए। मैं बता रहा हूँ, एक संवैधानिक कोर्ट के नियमों को दरकिनार करना ये तो गलत है, और आप ही की सहयोगी आप पर आरोप लगा रहे हैं। ये तो झूठा आरोप लगा रहे हैं। आप ये बताओ, ये तो कल इनकी प्रवक्ता आपके सामने आपके चैनल पे ये कह रहे थे कि दुष्यंत को बीजेपी ने सीएम बनने का ऑफर दिया था, तो हमको सीएम बना देंगे दुष्यंत चौटाला को। पता है, इतने कोरी झूठ ये बोल रहे हैं। और सीएम बना रहे थे तो क्यों नहीं बने? वो सीएम किसने रोका था? ऐसा है, हमारी पार्टी में बहुत ही मतलब मिलनसार युवा मुख्यमंत्री जी बने हैं, और भी बहुत बड़े बड़े नेता हैं जो सीएम के काबिल हैं। इनकी पार्टी के नेता को हम क्यों सीएम बनाएंगे? और हमारी पार्टी का स्पष्ट बहुमत है, हम बहुमत वाली सरकार है, संविधान को हम मानते हैं। एक संवैधानिक प्रक्रिया होती है, जो मुख्यमंत्री बनता है उसको विद इन 6 मंथ, 6 महीने के अंदर अंदर उसको एमएलए बनना जरूरी होता है। संवैधानिक प्रक्रिया के तहत उसके अंतर्गत पहले वाले मुख्यमंत्री जी मनोहर लाल जी वहां से विधायक थे करनाल से, उन्होंने वहां से रिजाइन दिया विधानसभा से, तो फिर क्या नाम है, चुनाव आयोग ने चुनाव निश्चित कर दिया, और चुनाव आयोग उपचुनाव करवा रहा है। चलिए ठीक है, इस पर कांग्रेस प्रवक्ता भी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, कमल हांडा जी, मैं उनसे जवाब ले लेती हूँ। हांडा जी, आपको क्या आपत्ति है अगर करनाल में उपचुनाव हो जाते हैं? संवैधानिक प्रक्रिया है, वहां पर नायब सिंह सैनी के लिए जरूरी है विधानसभा का सदस्य बनना, उसके लिए जरूरी है उपचुनाव। अब ये 6 महीने से कम वक्त बचा है, इसमें तो उनकी गलती नहीं है। जो उलटफेर अभी हरियाणा में हुआ है, इस पर आपको क्यों आपत्ति है कि आप हाईकोर्ट भी चले गए हैं इसको लेकर? आपने सवाल किससे पूछा मैम? आप ही से, हांडा जी। हाँ मैडम, मैं बीच में डिस्कनेक्ट हो गया था। मैं आपसे गुजारिश करूंगी आप अपना प्रश्न दोहरा दीजिए। मैं ये जानना चाह रही हूँ कि करनाल में अगर उपचुनाव होते हैं तो कांग्रेस को इससे क्या परेशानी है? जो आपने पंजाब और चंडीगढ़ हाईकोर्ट में ये जो याचिका डाली है करनाल उपचुनाव को रोकने को लेकर, अगर उपचुनाव होते हैं तो एक तरीके से आपके लिए भी फायदेमंद है, आपको पता चल जाएगा जनता के बीच आपकी स्थिति क्या है या कितनी मजबूत आप हैं। आपको करनाल में उपचुनाव होने से परेशानी क्यों है? देखिए, ऐसा है मैडम, मैं अपनी परेशानी की बात तो नहीं कहूंगी, जो आला कमान फैसला लेगा इन मामलों में, क्योंकि ये मेरा विषय नहीं है, इसके ऊपर तो आला कमान ही मतलब देगा। और वैसे भी देखा जाए तो इनको इतनी जल्दी क्यों पड़ी है कि भाई हम साथ में विधानसभा का भी करवा लें? क्योंकि सिर्फ नायब सैनी को, जिनको अभी जुम्मा सीएम बने हुए थोड़े दिन हुए हैं, इतनी जल्दी इनको भी क्या पड़ी है? मैं पूछना चाहती हूँ, ये घबराए हुए क्यों है, बौखलाए हुए क्यों है ये लोग? वो तो कह रहे हैं कि संवैधानिक प्रक्रिया है और उसी का वो पालन कर रहे हैं।
संविधान आप मत सिखाइए रामराज जी, मुझे तो संविधान आप तो मत सिखाइए, क्योंकि आपके आका ने जो आपको नहीं पता, आपको इस बात का नहीं पता एक मुख्यमंत्री को विद इन 6 मंथ 6 महीने के अंदर अंदर एमएलए बनना जरूरी है। इस बात का तो पता होना चाहिए आपको। आप चुनाव लड़ो ना उनका बराबर में, इनको ही बोलने में चुनाव लड़ो आप। अच्छा शर्मा जी, उनको सुन लीजिए। मालूम हो जाएगा शर्मा जी ठीक है, हांडा जी को अपनी बात तो रखने दीजिए, बोलिए। इनको मैडम साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है, इनको होता फटाफट से ये व्यक्तिगत टिप्पणी मत कीजिए और आप जो सवालों का जवाब दीजिए ना। उसका जवाब ही नहीं दिया इन्होंने। आपने जो कांग्रेस की तरफ से याचिका लगाई गई है कि वहां पर उपचुनाव रोके जाएं फिलहाल, क्योंकि विधानसभा चुनाव है कुछ दिनों बाद। हाँ बिल्कुल, आप देखिए मई के एंड तक वो चलने, आपके 1 जून तक इलेक्शन चलने हैं आपके लोकसभा के, तो उसके बाद अक्टूबर में आपके विधानसभा के आ जाएंगे, तो इनको जल्दी क्यों पड़ी है, मैं ये पूछना चाहती हूँ, इनको बोखलाहट क्यों है, दिक्कत क्या हो रही है, तो कुछ सवालों दिक्कत क्या हो रही है? वो एमएलए बन जाएंगे तो आपको दिक्कत क्या हो रही है? मुझे पता है आपकी झोली भरी जाती है, आप चिल्लाओ मत, ज्यादा चिल्ला के अपने आप को सही प्रूव करने की कोशिश मत करो, आप बहुत गलत हो, पहले ही बता दूं मैं आपको। आप सही हो, आपको ये नहीं पता है कि एक मुख्यमंत्री का विद इन 6 मंथ एमएलए बनना होता है, इस बात का पता होना चाहिए ना आपको। आप पकौड़े बेचते हैं क्या? रोजगार है ना ये भी, एक तो रोजगार आपको मिला ही हुआ प्रवक्ता का, क्या पकौड़े भी बेचते हैं आपके घर में? एडवोकेट आप मेरा सिखाओगे क्या? कौन बता दो, धारा 370 हटी, आप जाके ऑर्डिनेंस पढ़ लीजिए। 370 हटी तो आपके लिए अच्छा होना चाहिए। चलिए ठीक है शैलजा जी, मैं आपके पास आना चाहूंगी, आपसे जानना चाहूंगी। नहीं कराते फिर मैं क्या बोलूंगी, फिर मेरे को गुस्सा आएगा। शर्मा जी कह रहे हैं कि दुष्यंत चौटाला अगर कह रहे थे कि उनको मुख्यमंत्री बनने का ऑफर दिया गया था बीजेपी की तरफ से, तो ऑफर स्वीकार क्यों नहीं किया? झूठे आरोप आप लगा रहे हैं। नहीं, ये देखिए, ये तो एक हम टॉपिक से डाइवर्ट कर रहे हैं कि ये जो हमारे बीजेपी के प्रवक्ता भाई साहब है, तो टॉपिक से डाइवर्ट होने वाली बात है कि दुष्यंत जी को सीएम का ऑफर आया था, जो भी बातें थी। आज यहाँ पे हम करनाल उपचुनाव की अगर हम बात कर रहे हैं, तो कॉन्स्टिट्यूशन जो संविधान सेक्शन 151A जो मैंने शुरुआत में भी बात कही थी, उसके अंतर्गत इलेक्शन होना चाहिए। पर एक प्रोविजन और भी कहता है कि अगर वो 1 साल से कम का समय है हमारे पास, जो स्टेट, क्योंकि हमारा जो असेंबली है अभी 4 नवंबर को खत्म हो जाएगी, उस केस के अंदर हम इस इलेक्शन को अवॉइड कर सकते हैं। जब हम ऑलरेडी इलेक्शन, एक हमारा जनरल इलेक्शन, हमारा लोकसभा का इलेक्शन है, उसके बाद हमारा 4, 5, 6 महीने बाद ही हमारा ये विधानसभा हो जाता है, तो क्यों इतनी जल्दी है कि एक के बाद हम एक इलेक्शन करें, जब इस इलेक्शन को हमें अवॉइड। लेकिन भाटिया जी, पीवी नरसिम्हा राव या हरियाणा की बात कर लूं मैं, तो चौधरी बंसीलाल का भी उदाहरण है, तब भी कुछ इसी तरीके से उपचुनाव हुए थे, तो तब आपत्ति नहीं थी, अब आपत्ति हुए। बताओ आपको क्या दिक्कत हो रही है? आप चुनाव लड़ो ना उसका बराबर में, शैलजा जी, अपना कैंडिडेट उतारो, किसने रोका है? नहीं, कैंडिडेट की कोई प्रॉब्लम नहीं है, कैंडिडेट हमारे पास सारे के सारे हैं। 10 के 10 हम जो लोकसभा चुनाव हम करने जा रहे हैं, उसके लिए हमारे पास कैंडिडेट की कोई भी हमारे पास वो प्रॉब्लम नहीं है। कैंडिडेट नहीं उतार सकते, हमसे संविधान सारे नेता आपके भागम भाग। अरे आप जो शर्मा जी सुन लीजिए ना उनको, आपके बोलने से सीधे सच थोड़ी हो जाएंगी कि आप बोलते जाएंगे भागम भाग हो रही है, वो तो कैंडिडेट की लिस्ट आएगी, आपके सारे सीनियर नेता मना कर रहे हैं, मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा, मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा, मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा। वो आप अपनी अच्छा शर्मा जी, क्या बीजेपी के पास अपने कैंडिडेट नहीं है? जो कांग्रेस से आए हुए लोगों को आप लोग टिकट दे रहे हैं, तो मजबूत आप कहाँ हैं? आपके पास खुद के भी मतलब कैंडिडेट नहीं है, जो कांग्रेस से आपकी पार्टी में आए, आप उनको टिकट दे रहे हैं। ऐसा हमारा संसदीय बोर्ड फैसला करता है किसको टिकट देना है, किसको नहीं देना है। हमारा सर्वे होता है, हमारी कसौटी पे। तो उनके सर्वे में कांग्रेस के ही जो उम्मीदवार पहले कांग्रेस में रह चुके हैं वही मजबूत पाए गए ना, उनको तोड़ने का काम आपने किया। ये तो कांग्रेस में होता है, राजा का लड़का राजा बनेगा। बीजेपी में गरीब का बेटा, किसान का बेटा, एक चाय वाला देश का प्रधानमंत्री बन सकता है, एक आदिवासी महिला हमारे देश की राष्ट्रपति बन सकती है। ये तो कांग्रेस में राजा का लड़का राजा बनेगा, मुख्यमंत्री का बेटा मुख्यमंत्री बनेगा। यहाँ तो एक अंतिम पंक्ति में बैठा व्यक्ति भी हमारे प्रदेश का मुख्यमंत्री बन सकता है। नायब सैनी जी उदाहरण है उसके, हमारे मनोहर लाल जी उदाहरण है, ये अंतिम पंक्ति में। चलिए ठीक है, हांडा जी मैं आपसे जानना चाहूंगी, करनाल में अगर उपचुनाव होते हैं तो कांग्रेस की तरफ से कौन आपकी दावेदारी में होंगे? क्योंकि एक तरफ आपके जो बड़े बड़े नेता है वो चुनाव लड़ने से मना कर रहे हैं। आपने मुझसे सवाल पूछा, आप ही से है। हाँ जी मैडम, हमारे यहाँ किसने मना कर दिया? पहले तो मैं ये आपसे ही पूछना चाहूंगी, भूपेंद्र हुड्डा जिसने खड़ा होकर ये हाईकोर्ट क्यों जा रहे हो? दूसरी बात ये
कि इनके जो कैंडिडेट जो इन्होंने 6 डिक्लेयर किए हैं वो सारे तो कांग्रेस के ही हैं, इनके पास अपना कोई चेहरा नहीं है और ये हमारे ऊपर बात छोड़ के क्यों भाग रहे हैं? हमारे पास कोई बीच में मत बोलो भाई। कांग्रेस तो डूबता जा रहा है, आपको छोड़ के क्यों आए फिर? अरे कांग्रेस क्यों छोड़ रहे हैं फिर लोग? पोल खुल रही है ना, सुप्रीम कोर्ट में ईडी सीबीआई की पोल खुल रही है, आपका बॉन्ड घोटाला खुल रहा है। कल ईडी ने कुछ नहीं खुल रहा है, आप झूठ बोल रहे हो। कोर्ट ने के सामने घिग्गी बंद गई आपकी ईडी की। हांडा जी, जो आपसे मैं पूछ रही हूँ आप उसका जवाब दीजिए ना, आप बातों को मत घुमाइए। शर्मा जी, आप उनको बोलने दीजिए, जब आपको मौका दूंगी तो आप बोलिएगा, अपनी बात रखिएगा, लेकिन दूसरों को तो बात पूरी करने दीजिए। इनकी प्रॉब्लम साइकोलॉजिकल, मैं बता रही हूँ, डाइग्रेस करते हैं ये चीजों को और वट अबाउट करना शुरू हो जाते हैं। ये देवपुल्य, चुप हो जाओ भाई। देवपुल्य जो जनता, तो किसान क्या था? देवपुल्य नहीं था किसान, हमारी पहलवान बेटियां देवपुल्य नहीं थी जिन्होंने विश्व में हमारा झंडा फहराया था। आप किसान एक्टिव होने की बात करते हो, सस्ते भाव में किसान की जमीन खरीद लेते हो, उसको कॉलोनी काट देते हो, उसको बिल्डर को बेच देते हो। नहीं, विश्व का सबसे कमजोर प्रधानमंत्री जो सवालों से डरता है, जो विश्व का सबसे ताकतवर प्रधानमंत्री है। नहीं, मोदी है तो मुमकिन है, मोदी है तो मुमकिन है। हाँ बिल्कुल, मोदी है तो मुमकिन है। सारे भ्रष्टाचारी आपकी पार्टी में, सारे बलात्कारी आपकी पार्टी में। मोदी है तो मुमकिन है। भ्रष्टाचार की गंगोत्री। चाइना ने हमारे अरुणाचल प्रदेश में 30 पॉइंट उसमें उसने अपना नाम लगा दिया चाइना में। मोदी है तो मुमकिन है। कांग्रेस के टाइम का अभी मत नहीं। सुनो भाई, सुनने की भी मादा रखो, ये नहीं करो कि अपनी पकड़ करते रहो, दूसरों की भी सुनो। और बता दूं, मोदी है तो मुमकिन है। लद्दाख में 20 दिन तक हमारे महान वैज्ञानिक सोनम वांगचुक जी अनशन पर रहे, जिसको जाके अनशन तोड़वाए राजनाथ सिंह जी ने। ठीक है, वो बता रहे थे कि हमारे चरवाहों को नहीं जाने दिया जा रहा आगे। इतने किलोमीटर अंदर घुस आया चाइना और ये बोलते नहीं। और विदेश मंत्री पहले कहते थे जब कांग्रेस वो तमिलनाडु में टापू था, उसको श्रीलंका को दे दिया था। सुनो, अनपढ़ों के, मुझे पता है अनपढ़ों के साथ रहते हो तो अनपढ़ों वाली बात ही करोगे, पढ़े लिखों से कुछ ज्ञान ले लो। सुन लो पहले, आप मुझे बताइए, विदेश मंत्री जब सचिव थे विदेश मंत्रालय के, तो कहते थे कि अरुणाचल प्रदेश हमारे देश का अभिन्न हिस्सा है। ठीक है, अब विदेश मंत्री बने तो कैसी अजीब बातें करते हैं। कहते हैं कि जी चाइना बहुत बड़ी इकोनॉमी, हम उसका मुकाबला नहीं कर सकते। आप हमारे जवानों को आप नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं। दूसरी बात उन्होंने क्या कही बताइए, कि नहीं जी, उन्होंने अगर मैं आपके घर के सामने आपके अपनी नेम प्लेट लगा दूं तो आपका थोड़ी हो जाएगा। यानी कि चाइना 30 जगहों को अपना बता रहा है, तो आप कहते हैं कि नहीं जी वो नहीं, तो फौजदारी का मुकदमा बनता है। आप मेरे घर के आगे अपनी प्लेट लगाएंगे। हांडा जी, मैंने जो आपसे सवाल पूछा था आपने उस पर जवाब नहीं दिया है। तमाम मुद्दे आपने गिना दिए, जो बात आपको कहनी थी आपने गिना दी। शैलजा जी, मैं आपसे जानना चाहूंगी, आप जो आरोप लगाते हैं कि बीजेपी संविधान को खत्म कर रही है, लोकतंत्र को खत्म कर रही है, इन आरोपों को अब आप देख रही हैं। इससे पहले तो आप सरकार में थे उनके साथ, तब तो आपने कभी ये आरोप नहीं लगाया कि संविधान खतरे में है, लोकतंत्र खतरे में है। भाजपा के साथ सब सरकार। हांडा जी, मेरा सवाल शैलजा जी से है, तो उन्हें अपनी बात रखने दीजिए। ठीक है, मैं तो यही कहूंगी आपको कि आप ये कहना आपका कि हमने उस टाइम पे इल्जाम नहीं लगाया या इस टाइम पे हम इस तरीके से बात कर रहे हैं, तो ये गलत होगा। क्योंकि हमने हमेशा सरकार में रहते हुए हमारी हमेशा कोशिश रही है कि हम प्रदेश के हित के लिए काम करें। तो उस पे जहां हमें खड़ा होना था, जिस वक्त पे हमें खड़े होने की नौबत आई, हम खड़े भी हुए हैं लोगों के साथ। मुझे बताएंगे आप भाटिया जी, आप बताएंगे आप कब खड़े हुए? किसानों के मुद्दे पर हो, पहलवान बेटियां जब धरना कर रही थी तब आप साथ में थे ना? तब आप अलग कहाँ खड़े हुए? अब जब आपको हटा दिया गया है तब आप मुखर होकर अपनी बात रख रहे हैं, तो जनता तो ये भी देख रही है ना। नहीं, चाहे वो किसानों का मुद्दा हुआ, चाहे वो जंतर मंतर पे जो हमारी बहन थी हमारी, जो उन्होंने जो धरना लगा के बैठी हुई थी, हमने हमेशा उनके हक में बात करी, कभी भी उनके अगेंस्ट नहीं गए। जहां तक अभी लेकिन कोई क्लियर स्टैंड तो जेजेपी का उस वक्त भी नहीं दिखाई दिया था। एलिगेशन लगा रहे हैं। मैं ये कहना चाहूंगी यहाँ पे कि अगर इतनी प्रदेश की चिंता थी तो इतना उलटफेर क्यों किया इतनी जल्दबाजी में? क्यों सीएम साहब ने रिजाइन किया? क्यों दुष्यंत चौटाला का कोई बयान सामने नहीं आया है? ये जो उलटफेर हुआ है भाटिया जी, इसमें दुष्यंत चौटाला ने कुछ नहीं बोला। इलेक्शन एकदम होने से पहले आपने उलटफेर कर दिया, तो चलने देते इसको। क्यों लोगों पर इतना बोझ डालना कि आपको पता है जनरल इलेक्शन हो रहे हैं, उसके बाद आपके एक और इलेक्शन आपके हमारे हरियाणा के ड्यूर, उसी बीच में आप एक और बाई इलेक्शन, इसका क्या जरूरत थी? चलिए ठीक है, मैं इस पर जवाब ले लेती हूँ। शर्मा जी, आप बताइए ना, इतना इलेक्शन का बोझ क्यों डाल रहा है हरियाणा की जनता पर? उलटफेर की जरूरत क्या थी? क्योंकि आपको पता चल गया था कि आपकी स्थिति क्या है, मोदी विरोधी लहर चल रही है, उसके बाद ये उलटफेर कर दिया और अब उपचुनाव की जल्दबाजी आप मचा रहे हैं। ऐसे में क्या माना जाए? देखो, मैं बताऊं, नायब सैनी जी ओबीसी समाज से संबंध रखते हैं, इनको पता होना चाहिए 55-56 साल इनका राज रहा है, इन्होंने
ओबीसी सीएम क्यों नहीं बनाया? हर समाज को उसका हिस्सा होना चाहिए। अंतिम पायदान पर जो अरे सत्ता में तो आप हैं, तो आपसे ये सवाल होगा ना। और आपको चुनाव से 6 महीने पहले याद आ रहा है कि वहां पर ओबीसी सीएम होना चाहिए। आप चुनाव का इंतजार कर लेते, चुनाव में खड़ा करते ना, उनको चुनावी मैदान में खड़ा करते, जनता तय करती। अरे मैं वही तो बता रहा हूँ, बदलाव एक प्रकृति का नियम है। माननीय मनोहर लाल जी ने अब ये बातें करके अपनी कमियों पर पर्दा नहीं डाल सकते शर्मा जी। ऐसा मैं बता बदलाव रहा हूँ, प्रकृति का नियम है। पहले सुन तो लो, आप सुन तो लो। ऐसा बदलाव एक प्रकृति का नियम है। करीब 1.5-2 साल पहले मनोहर लाल जी ने इच्छा जाहिर करी थी, भाई मैं और कोई जिम्मेवारी पार्टी मेरे को दे तो मैं जिम्मेवारी संभालने के लिए तैयार हूँ। और माननीय मुख्यमंत्री जी नायब सैनी जी को यह मौका मिला, क्योंकि ओबीसी समाज से संबंध रखते हैं। 56 साल तक ओबीसी समाज इंतजार कर रहा था, भाई हमारे समाज को भी हिस्सा मिलेगा, हमारे समाज को भी मुख्यमंत्री मिलेगा। तो ये एक प्रक्रिया है। चलिए ठीक है, आपकी बात हम भी समझ गए और जनता भी समझ रही होगी। हांडा जी कुछ कहना चाह रहे हैं, हांडा जी जल्दी से अपनी बात पूरी कीजिए। मनोहर लाल जी हमारे देश की सबसे बड़ी शर्मा जी उनको अपनी बात पूरी करने दीजिए, समय की कमी है मेरे पास। मैं इनसे पूछना चाहती हूँ, जेजेपी की प्रवक्ता से ये कहती है पहलवान बेटियों के साथ रही, कोई नहीं खड़ा हुआ साथ में, क्योंकि आप सरकार के साथ थे। अभी किसानों के ऊपर छर्रे चलाए गए, 750 किसानों की हत्या हुई, कोविड में क्या हाल हुआ, कहीं आप किसी के साथ नहीं थे। और ये इन्होंने मान लिया रामराज जी ने कि सीएम खट्टर जो है नाकाबिल मुख्यमंत्री थे, जो कह रहे हैं उन्होंने बदलाव। आपने माना अभी प्रमोशन हुआ है? मैंने क्या क्या बदलाव प्रकृति का नियम है। उनका प्रमोशन हुआ, राष्ट्रीय नेता बनने जा रहे, हमारे देश की सबसे बड़ी पंचायत के सदस्य बनने जा रहे। ये मुझे भी हमारे लिए गौरव की बात है। गुहार लगाई थी, आशीर्वाद हमारे को मिलता रहेगा। हरियाणा समझ नहीं रहा। युवा मुख्यमंत्री, हमारे युवा मुख्यमंत्री गुप्ता साहब ने बोला युवाओं को मौका मिला है। हर जगह युवा जय जयकार करने लग रहे हैं, जहाँ भी जाते हैं एक बहुत बड़ा जन सैलाब उमड़ रहा है उनको आशीर्वाद देने के लिए। ये हमारे लिए गौरव की बात है। किसानों को पीटा आपने, आप किसके सगे हैं? और 90 करोड़ लोग होने का नोटिस नहीं करे तो कहाँ से देश। चलिए ठीक है, आप तीनों ने अपनी अपनी बातें रखी, बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों का मेरे साथ चर्चा में जुड़ने के लिए। तो पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट ने हरियाणा सरकार को बड़ी राहत देते हुए करनाल विधानसभा सीट उपचुनाव चुनौती देने वाली याचिका को रद्द कर दिया। याचिका के रद्द होने से अब उपचुनाव का रास्ता तो साफ हो गया। अब देखना यह होगा कि उपचुनाव के जरिए बीजेपी प्रदेश में अपनी स्थिति को भांपने की जो कोशिश कर रही है उसमें कितनी कामयाबी मिलती है। फिलहाल के लिए इतना ही। लगातार खबरों के लिए बने रहिए TV 27 न्यूज के साथ।